आवाज़ इंडिया टीवी एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल भी है और टीवी पे भी आने वाला एक चैनल है। और हम लोग यहाँ खड़े हैं लखनऊ के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में, जहाँ पे 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्क्लेव चल रहा है। और नागपुर से सर आए हैं, हमारे साथ खड़े हैं आवाज़ इंडिया टीवी के ओनर अमन कामले सर। तो सर बहुत बहुत थैंक यू पहले तो हमसे बात करने के लिए। तो सर ने कई मीडिया हाउसेस में काम किया है, फिर इतने सारे मीडिया हाउसेस में काम करने के बाद सर को अपना चैनल बनाने की क्या प्रेरणा मिली, और सर बुद्धिज़्म और बहुजन समाज के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, इन सब मामलों में हम सर से बात करेंगे। तो सर बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ कि आप भी एक अच्छा काम कर रहे हैं इस माध्यम से, और आप निरंतर आगे बढ़ते रहें और प्रगति करते रहिए। मंगल कामना आपके लिए। जी 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 सर बहुत बहुत थैंक यू। तो सर पहले तो आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दीजिएगा, आपने कैसे क्या पढ़ाई किया, कहाँ कहाँ काम किया, फिर कैसे आपको इंस्पिरेशन मिला आवाज़ इंडिया टीवी बनाने का। जी देखिए, मैं शुरू से ही जब मुझे लगता है कि बचपन से ही मुझ में काफ़ी इंस्पिरेशन था अपने मूवमेंट के प्रति, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के प्रति, और इसी इंस्पिरेशन से मैं आगे चलता रहा। और मुझे ऐसा लगा कि एक हमने नागपुर में प्रोग्राम किया था, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था जिसमें हमने संगीतकार राम लक्ष्मण को बुलाए थे। तो संगीतकार राम लक्ष्मण ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी से ही है, और उन्होंने, आपको जानते हैं कि हम आपके कौन, मैंने प्यार के जैसे काफ़ी अच्छे फिल्मों को उन्होंने संगीत भी दिया है। तो वो कार्यक्रम करते करते उस समय मुझे एक ऑफ़र आया था ईटीवी से। उस समय 2005 की वो घटना है। उस समय मेन स्ट्रीम मीडिया में रीजनल चैनल्स जस्ट लॉन्च हुआ था ईटीवी का। तब ये न्यूज़ चैनल्स वगैरह इस तरह के काफ़ी नहीं थे, और रीजनल चैनल्स भी इस तरह के नहीं थे। तब मुझे लगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाने का एक अच्छा मौका है, तो हमने वहाँ जाना चाहिए। इस दरम्यान जो सोशल एक्टिविटीज़ शुरू थी तो शुरू थी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि ये अच्छा मौका है, और हमें शुरू से ही था कि अपना मीडिया होना चाहिए। क्योंकि मैंने 1998 में ही एक क्रांति सूर्य नाम का मैगज़ीन शुरू किया था, और लगभग 7 साल तक हमने वो चलाया मैगज़ीन्स को। और उसके बाद मुझे लगा कि प्रिंट में तो हमने काम किया है, और प्रिंट में काफ़ी कुछ लिखान भी करते थे, आर्टिकल्स तो भी। आपने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है? जर्नलिज्म का ऐसा था कि जर्नलिज्म की मैंने पढ़ाई शुरू की थी 2004 में। उससे पहले मैंने पढ़ाई नहीं की थी, केवल रोज़ खबरों को जानता था, मैं समझता था, और उसी से मैं अपना मन बनाता था। तो इसी माध्यम से मुझे कोई आवश्यकता नहीं पड़ी उस वक्त जर्नलिज्म में डिग्री लेने की। लेकिन 2004 में मैंने फिर एडमिशन किया था, लेकिन 2005 में फिर ईटीवी का जॉब ऑफ़र आया, तो फिर मैंने वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैं उधर ईटीवी में चला गया हैदराबाद में, और 3 साल तक लगातार वहाँ काम किया। उसके बाद 2008 में मुझे आईबीएन, जो हिंदी चैनल है अपने आईबीएन नेटवर्क का, नेटवर्क 18 ग्रुप का, तो आईबीएन लोकमत का जो मराठी चैनल है, वहाँ मुझे काम करने का मौका मिला, TV9 में काम करने का मौका मिला। तो इसके बाद जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया, प्रिंट में पहले से ही काम था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सारे चैनल्स में हम काम करते हैं, न्यूज़ में काम करते हैं, लेकिन जो हमारा ये देश है, इस देश के जो महान विचारक है, चाहे वो सम्राट अशोक से, भगवान बुद्ध से लेके सम्राट अशोक से लेके तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, संत कबीर की परंपरा हो, रविदास की परंपरा हो, जो भी हमारे महापुरुष हैं, तो इनको हम कहीं जगह नहीं दे पाते। कुछ मामूली सी जगह थोड़ी बहुत मिल जाती थी हमारे कारण। हम जो थोड़ा सा 14 अप्रैल है, बुद्ध जयंती है, तो कुछ न्यूज़ करते थे, लेकिन इसके अलावा मुझे लगता था कि इनका इतने बड़े विचार हैं और हम इनको जगह नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें ऐसा लगा कि हमें हमारा अपना खुद का मीडिया होना चाहिए, और इस दिशा में फिर हमने शुरुआत की। और 2011 की वो घटना थी जब हमने TV9 से वापस आ गए नागपुर में, और हमने एक लॉर्ड बुद्ध टीवी पहले शुरुआत की, और वो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम नागपुर में हुआ था। उसके बाद में हमने आवाज़ इंडिया टीवी की शुरुआत की 2013 में, और लगातार 2013 से लग के 2021 तक, अभी 8 वर्ष निरंतर हो गए, हमारा काम शुरू है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी महापुरुष हमारे समाज में हुए हैं, उन सब के बारे में कुछ ना कुछ करने का, लिखने का, उन्हें लोगों को तक समझाने का, दिखाने का मौका हमें मिला है। जो एक्टिविटीज़ होती है लोगों की, कॉन्फ्रेंस हो, पब्लिक प्रोग्राम्स हो, वो दिखाने का मौका मिलता है। ये कुशल कम्मा हमें करने का मौका मिलता है। और साथ ही साथ जो लोगों के ऊपर इश्यूज़ होते हैं, समस्याएं होती है, उन समस्याओं को भी रूबरू करा के प्रशासन के माध्यम से उन्हें न्याय दिलाने का भी काम हम करते हैं। इसका हमारे जो समाज के युवा है, टैलेंटेड लोग हैं, उनको भी प्लेटफॉर्म देने का हम काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा मीडिया है, क्योंकि हमारा मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है और डिजिटल मीडिया भी है। वर्तमान में हमारा चैनल महाराष्ट्र में देखा जा सकता है,
और यूट्यूब के माध्यम से तो आप पूरी दुनिया में जा सकते हैं। तो यूट्यूब और फेसबुक पे भी हमने अच्छा काम किया है। तो लगभग आज हमें खुशी है कि हम लगभग कम से कम इतने सालों में जो है लगभग 20 से 30 करोड़ लोगों तक पहुंच पाए हैं। और निरंतर आगे हमारा प्रयास है कि हम लोग अभी इसको सैटेलाइट के माध्यम से पूरे देश में प्रचारित करें। जी जी सर, हम लोग मैं खुद भी गया था किसान आंदोलन जो आज जो बहुत मेन मुद्दा बना हुआ है। तो पिछले दिनों क्या हुआ था, एबीपी न्यूज़ के एक संवाददाता थे, तो 12 लाख का पैकेज उन्होंने ड्रॉप किया, वो किया। तो अब उस इन सब चीज़ों के बारे में, और चूँकि आप स्पेशली मीडिया में रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो उनकी अंतरात्मा थी कि उन्हें लगा कि हमने जाना चाहिए, क्योंकि देश का वर्तमान जो मीडिया है आप सब जानते हैं कि वो मनुवादी मीडिया शुरू से था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1942 में एक स्पीच दी थी, रानडे गांधी और जीना का एक राणा जो एक जज थे न्यायमूर्ति रानडे महाराष्ट्र के, तो उनका एक 100 ईयर्स का प्रोग्राम था। तो उस संदर्भ में उन्होंने मीडिया के ऊपर तब कहा था कि भारत का मीडिया जो है मनुतंत्र से चलता है और ये मीडिया पूरी तरह से जो है धनवान लोगों के हाथ में है, मनुवादी लोगों के हाथ में है। तो यही 2021 में हम देखते हैं आज का मीडिया पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी को सरेंडर हो चुका है और जो सरकार चाहेगा वही बात वो करता है। आपने देखा होगा किसान आंदोलन इतने सालों लगभग 3 महीने से शुरू है, 115 दिन हो गए हैं, लेकिन इसके खिलाफ में केवल नेगेटिव बातें आपने देखी होगी, पॉजिटिव बातें आपने नहीं देखी। इतने किसान 115 दिनों से वहाँ पे बैठे हैं, 300 लोगों ने शहादत दी है और इस इतनी असंवेदनशीलता आप देख सकते हैं। आप किसी भी स्टेट में इलेक्शन हो गए तो आप सिर्फ मोदी जी को खड़ा कर देते हैं कि मोदी से डर गई ममता, मोदी से डर गए अन्य जो है। तो आपने एक मोदी जी का एक बूथ खड़ा करके रख दिया है कि ये सबसे बड़ा महापुरुष अब इस वर्तमान में है। सरकार के खिलाफ आपको एक शब्द की आवाज़ नहीं आएंगी। मीडिया का काम होता है कि सच्चाई को दिखाना, मीडिया का काम होता है पारदर्शी होना, मीडिया का काम होता है कि वो जो आईने की तरह होना चाहिए। लेकिन आज हम वो नहीं देखते। हम मीडिया को जिस तरफ से देख रहे हैं कि पूरी तरह से सत्तातंत्र के साथ में हो चुका है। ऐसे समय में आप जैसे लोग, हम जैसे लोग या अन्य जो यूट्यूबर्स हैं या चैनल चलाते हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन किया मुझे ऐसा लगता है और इसी माध्यम से जो है लोगों तक सच सामने आ रहा है। अब कल बंगाल में अब इलेक्शन हो रहा है तो एक बड़ी अखबार में तस्वीर छपी प्रधानमंत्री के साथ में एक महिला की ओर से कहा गया कि इसको घर मिला प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ। तो न्यूज़ क्लिक ने उसमें रिपोर्टिंग की, उसमें समझ में आया कि वो तो किराए के घर में रहती है। तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया ने सारे जो ये नैरेटिव है इसको तोड़ दिया है, ब्रेक किया है। एक मुझे और वाक्य जो पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने भी जो उस पर किया था, तो वो भी कुछ ऐसे ही हाँ बिल्कुल, वो पुण्य प्रसून वाजपेयी जब आईबीपी न्यूज़ में थे, उन्होंने उस समय भी इस तरह का एक एक्सपोजर किया था। तो आपको इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज अभी ये मेन स्ट्रीम मीडिया में नज़र नहीं आएगी। इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज पे लोगों का काम नहीं है, तो ये केवल सरकार के गुणगान करते हैं। जी जी सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। जो बाकी जैसे आपने बताया हम लोग हैं या बाकी लोग जिनके पास, अब चूँकि यूट्यूब ने एक माध्यम दिया है, एक आम इंसान भी आ सकता है और रिपोर्टिंग कर सकता है, तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो उनको मैं चाहूँगा कि एक मैसेज दें कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका चैनल भी है, बाकी और भी चैनल है, काफ़ी सारे बहुजन मीडिया आप सामने आ रहा है धीरे धीरे करके, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो नए यूट्यूबर्स है? क्योंकि आपका जो यूट्यूब अकाउंट है वो 1 मिलियन प्लस, या बाकी लोग हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके 50 या 100 सब्सक्राइबर्स हैं बट वो काम कर रहे हैं, या और भी लोग हैं जिनके पास यूट्यूब भी नहीं है बट वो भी काम कर रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? यूट्यूब पे अभी जैसा सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमारे पास में अपनी बात रखने का, लोगों की बात रखने का एक अच्छा मौका होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग इस माध्यम से आगे आएंगे उतना अच्छा है। यूट्यूब का एक यूट्यूब के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको कंटिन्यूटी रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है और पेशेंस रखना है, और कंटेंट कंटिन्यू आपको अपलोड करते रहना है। एक दिन में 10, 12, 15 जो भी हो सकता है आपने कंटेंट अपलोड करते रहना चाहिए। ये अगर हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय के अंदर में ही आप अपने चैनल को अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, आप उससे रेवेन्यू भी कमा सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी और कंटेंट, इस पे काम करना होगा। ये 3 C काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर अगर आप काम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम समाज की आवाज़ बनकर उभरेंगे और देश को अच्छी दिशा देंगे। तो ये थे हमारे साथ अमन कामले सर, आवाज़ इंडिया टीवी के। तो सर वॉक्सी टॉक्सी की तरफ से आपका बहुत बहुत थैंक यू, और हम यही चाहेंगे कि आवाज़ इंडिया टीवी और ग्रो करे। आज 1 पॉइंट समथिंग मिलियन है, 10 मिलियन हो, 100 मिलियन हो और आगे हो, और आप ऐसे ही समाज की जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुँचाते रहें। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू, शुक्रिया।